नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम पॉलिटिकल साइंस में यानी कि राजनीति विज्ञान में एक नया टॉपिक शुरू करने की तरफ जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है प्रधानमंत्री। क्या नाम है? प्रधानमंत्री। ध्यान। तो सभी विद्यार्थी पॉलिटिकल वाला जो रजिस्टर है उसमें नया टॉपिक का नाम लिखें आप प्रधानमंत्री, और केवल प्रधानमंत्री लिखकर इसको छोड़ दें। कुछ बातें हैं वो आपको पहले समझा देता हूँ, फिर उसके बाद में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। देखिएगा, अगर हम हमारे संविधान की बात करें संविधान की बात करें तो हमारा संविधान बना था विद्यार्थियों 26 नवंबर को बना था। कब बना था? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया था। और इस संविधान के अंतर्गत या इस संविधान को लागू करने की जो बात थी वो कब लागू किया गया? इसको 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया। और चाहे बना हो चाहे जिस समय लागू हुआ हो, उस समय इस संविधान में 22 भाग रखे गए थे। कितने? 22 भाग है, यानी कि चैप्टर कह सकते हो आप सीधा सीधा। कितने चैप्टर है इसमें? 22 भाग है। और इन 22 भाग में जो अनुच्छेद है वो है 395। कितने हैं? अगर कोई पूछे हमारे मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। और भाग कितने? 22 भाग। ध्यान रखना। इन 22 भाग में से अगर हम देखें भाग संख्या 1, तो भाग संख्या 1 में विद्यार्थियों उल्लेख मिलता है संघ या फिर राज्यों का नाम का उल्लेख मिलता है विद्यार्थी। संघ या राज्य, केंद्र या राज्यों से संबंधित प्रावधान कर रखा है इसमें। और इसमें जो अनुच्छेद आते हैं वो आते हैं 1 से लेकर 4 तक। मैंने कहा ना 395 आर्टिकल अपने पास। अनुच्छेद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं। फिर पढ़ते हैं हम भाग 2। कौन सा? भाग 2 पढ़ते हैं। तो भाग 2 में आर्टिकल आते हैं 5 से लेकर 11 तक, और भाग 2 का नाम मिलता है नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, सिटीजनशिप। इसी प्रकार जो भाग 3 है, इसमें जो आर्टिकल आएंगे वो 12 से लेकर 35 तक आते हैं। कहाँ तक आते हैं? 12 से लेकर 35 तक आते हैं। और इसका नाम है मूल अधिकार। क्या नाम है? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। और फिर इसके बाद में पढ़ते हैं हम भाग 4। कौन सा पढ़ते हैं? भाग 4। और इसमें आर्टिकल आते हैं 36 से लेकर 51 तक। कहाँ से? 36 से लेकर 51 तक। और इसका नाम है नीति निर्देशक तत्व। फिर इसके बाद में 4 क पढ़ते हैं। कौन सा भाग? भाग 4A बोल सकते हो आप, 4A। और इसमें एक ही आर्टिकल आता है 51 क्लोज ए। कौन सा आता है? 51 क्लोज ए। और इसमें उल्लेख मिलता है विद्यार्थियों मूल कर्तव्यों का, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो उनकी संख्या वर्तमान में 11 है। कितनी है? तो फिर जैसे 51 क्लोज का क्लोज 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 8 11 तक चलता है ऐसा। ठीक है ना, वो है। फिर इसके बाद में हम अगला जो भाग आएगा, बताओ कौन सा भाग आएगा? बोलो ना। भाग 5 आएगा। क्या आएगा? भाग 5। भाग 5 में संघ से संबंधित प्रावधान मिलता है। संघ मतलब केंद्र। किससे? केंद्र। जैसे राज्यों का अगर हम संघीय व्यवस्था देखें तो राज्यों में शासन व्यवस्था अलग चलती है, देश में अलग चलती है। देश में राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, और राज्यों में कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। होता है कि नहीं होता? कार्यकारी जो प्रमुख है सेंटर में तो होता है राष्ट्रपति, और राज्यों में होता है राज्यपाल। और अगर देश की सर्वोच्च न्यायपालिका की बात करें तो वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट है। और राज्यों में क्या होता है? सुप्रीम हाई कोर्ट होता है। कौन होता है? हाई कोर्ट होता है। तो कहने का मतलब यह है कि भाग 5 में हमें संघ से संबंधित प्रावधान मिलता है। और भाग 5 जैसे भाग 4 में ये आर्टिकल आए थे 36 से लेकर 51 तक, इसी प्रकार भाग 5 में भी तो कुछ आर्टिकल आएंगे ना। तो इसमें आर्टिकल आते हैं विद्यार्थियों 52 से शुरू होता है। कहां से? भाग 5 कहां से शुरू होता है? 52। 52 से लेकर 151 तक, यानी कि भाग 5 बड़ा है। देखो, अगर इन भाग 1 2 3 4 को देखें हम, तो इससे भी ज्यादा आर्टिकल आगे केवल भाग 5 में आए कि नहीं आए? तो भाग 5 में बहुत सारी बातों का उल्लेख मिलता होगा। देखिएगा, अगर हम भाग 5 देखें तो भाग 5 के अंतर्गत जो आर्टिकल आते हैं
वो 52 से शुरू होते हैं, 52 से लेकर 151 तक आता है। अब इन्हीं भाग 5 के अंतर्गत हम देखें कौन कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ना होता है। तो इसका नाम तो संघ से संबंधित प्रावधान है। भाग का नाम तो क्या है? संघ से संबंधित प्रावधान। तो देखो, एक तो इसमें पढ़ना होता है राष्ट्रपति के बारे में। इसके बारे में पढ़ना होता है, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना होता है। आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से भाग में मिलता है? भाग 5 में मिलता है। इसी प्रकार एक पढ़ते हैं हम उपराष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। और एक पढ़ते हैं विद्यार्थियों प्रधानमंत्री के बारे में। किसके बारे में? प्रधानमंत्री के बारे में। और एक उप प्रधानमंत्री भी होता है, लेकिन उप प्रधानमंत्री का संविधान में उल्लेख नहीं है, गैर संवैधानिक पद है। इसके अलावा केंद्र की जो मंत्री परिषद होती है, उस मंत्री परिषद के बारे में पढ़ना होता है। मंत्री परिषद का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 74 में। किससे मिलता है? अनुच्छेद 74 मिलता है। केंद्र की मंत्री परिषद का उल्लेख कौन से आर्टिकल मिलता है? 74 मिलता है। फिर इसके अलावा हम पढ़ते हैं विद्यार्थी संसद। क्या पढ़ते हैं इसमें? संसद। और आपको पता है संसद का उल्लेख 79 से लेकर 122 या 123, जो भी लिखना चाहते हो आप, 122 तक भी कर सकते हो। फिर आपको पता है इसी में सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना होता है। किसके बारे में? और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो 124 से स्टार्ट होता है और 147 तक रहता है। और इसी में हम केग के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? केग के बारे में। और केग का उल्लेख 148 से स्टार्ट होता है और 151 तक जाएगा, 151 तक ही तो है टोटल। इस प्रकार भाग 5 में इतने सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने की तरफ जा रहे हैं उसका नाम है प्रधानमंत्री। क्या नाम है? प्रधानमंत्री। शॉर्ट में उसे पीएम कहते हैं, फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर होता है। क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। तो अगर जो हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ रहे हैं, आपसे पूछा जाए वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। 2014 में भी यही थे, 2019 में भी यही थे, 2024 में भी है। तीसरी बार प्रधानमंत्री है। कौन सी बार है ये? तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। तो मतलब प्रधानमंत्री का नाम आपने सुन रखा। तो प्रधानमंत्री के बारे में बोलूं कि प्रधानमंत्री का पद एक संवैधानिक पद है। कैसा पद है? संवैधानिक पद। संवैधानिक पद किसे कहते हैं? हाँ, ऐसे पद जिनका उल्लेख किसमें हो? कॉन्स्टिट्यूशन में होता हो, उनको संवैधानिक पद कहते हैं। ध्यान रखना। तो यानी कि संविधान में इसका उल्लेख मिलता है। संविधान में उल्लेख मिलता है तो कौन से भाग में उल्लेख मिलता है? भाग 5 में उल्लेख मिलता है। भाग 5 में पूछा जाए कि कौन से आर्टिकलों में इसका उल्लेख है, तो 74 और 75 मुख्य रूप से 75। कौन सा आर्टिकल? 75। और अगर 74 में भी दे रखा है कि केंद्र की मंत्री परिषद, और उस मंत्री परिषद का हेड कौन होता है? केंद्र में एक मंत्री परिषद होगी जो राष्ट्रपति की सहायता के लिए उसका गठन किया जाता है, लेकिन उसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो आपने सुना भी होगा, जैसे हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया। किसको अपनाया? संसदीय व्यवस्था को अपनाया। हमारा यहाँ का प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है। क्या होता है? प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। उसका चुनाव अगर वो राज्यसभा से है तो अप्रत्यक्ष रूप से होगा, और अगर लोकसभा का चुनाव जीतता है वो, तो प्रत्यक्ष रूप से जनता उसको वोट देगी। राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी है? 25। कितनी है? 25। और राज्यसभा की सीटें कितनी है? 10 है। ध्यान रखना। तो किसी भी राज्य की लोकसभा से वो खड़ा हो सकता है, और अगर वो खड़ा होता है और जीत जाता है तो और उसका बहुमत साबित हो जाता है तो वो प्रधानमंत्री बन जाता है। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। साथ ही में अगर हम बताएं आपको, तो विद्यार्थियों केंद्र की या पूरे देश की जो वास्तविक शक्तियां हैं वो किसके हाथों में होती है? प्रधानमंत्री के हाथों में होती है, ना कि राष्ट्रपति के हाथों में। राष्ट्रपति तो केवल औपचारिक प्रमुख होता है। वास्तविक शक्तियां किसके हाथों में होती? देश का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? देश का राजनीतिक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री होता है। लेकिन भारत का पहला नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। ध्यान रखना। चलो, काफी सारे पॉइंट्स निकल कर आएंगे इससे। आप लोगों ने हेडिंग डाल लिया होगा प्रधानमंत्री। और अब तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उनकी मैं फोटो सहित कुछ लेकर आया हूँ, कौन कौन कब कब कौन प्रधानमंत्री रहे थे। देखो, जवाहरलाल नेहरू रहे, गुलजारी लाल नंदा रहे, फिर लाल बहादुर शास्त्री बन गए, फिर इंदिरा गांधी रही है, मोरारजी देसाई बने, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह, फिर उसके बाद में चंद्रशेखर, फिर पीवी नरसिम्हा राव, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, फिर एच डी देवगौड़ा, फिर इंद्र कुमार गुजराल, आई के गुजराल भी कहते हैं इसको,
मनमोहन सिंह रहे, 2 बार रहे विद्यार्थियों, 2004 से और कब तक, 14 तक, और 2014 से आज तक कौन है, नरेंद्र मोदी, ध्यान रखना। तो ये पूरी लिस्ट भी देखेंगे हम, कौन कौन सा प्रधानमंत्री कब कब शासन किया है इन्होंने, ठीक है। तो लिखो आप लोग। देखो, प्रधानमंत्री का पद एक संवैधानिक पद है। कैसा पद है विद्यार्थियों, एक संवैधानिक पद है। जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 75 में मिलता है। कौन से अनुच्छेद में मिलता है, अनुच्छेद 75 में मिलता है। देखो विद्यार्थियों, भारत में कैसी व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था है। कैसी है, संसदीय शासन व्यवस्था है। अर्थात हमने ये जो संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान हमारे संविधान में जो शामिल किया, वो ब्रिटेन से प्रेरित होकर किया, या ब्रिटेन से ग्रहण किया। किससे ग्रहण किया है, ब्रिटेन से ग्रहण किया है। लेकिन विद्यार्थियों, अगर आप भारत की संसद को देखते हैं या ब्रिटेन की संसद को देखते हैं, तो कुछ तो समानताएं हैं लेकिन कुछ असमानताएं भी है कि नहीं। क्योंकि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च होती है, बल्कि इंडिया में संसद सर्वोच्च नहीं है, परिस्थिति जन्य सर्वोच्च है। जैसे आपसे पूछा जाए न्यायपालिका सर्वोच्च है, या मतलब सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च है, तो कभी संसद सर्वोच्च हो जाती है तो कभी सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च हो जाता है। परिस्थिति जन्य भारत में क्या है, परिस्थिति जन्य। कभी आपने देखा होगा संसद के द्वारा कोई कानून बनाया गया है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर देता है। सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां हैं उनमें कमी और बढ़ोतरी का अधिकार किसको है, संसद को है कि नहीं। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे सर्वोच्च है। दोनों नहीं आते बहन जी ऐसे, मतलब नहीं आते। वो जब मैं बताऊं उस समय आते हैं, ऐसे नहीं आ सकते, भारत के संदर्भ में नहीं आ सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है कि वहां विकल्प में दोनों नहीं आते हैं। वो तो जैसे कोई भेद वगैरह हम पढ़ते हैं, हिंदी वगैरह में पढ़ते हैं, या फिर कोई अन्य चीज जो होती है, जैसे आप जीके में पढ़ते हैं, बनी ठनी के बारे में पढ़ते हैं कई बार। बनी ठनी कहाँ है, किशनगढ़ है, अजमेर है, तो प्रथम वरीयता हम किशनगढ़ को देते हैं, वो बात एक अलग है। यहाँ का सिस्टम अलग है। यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि भाई दोनों सुप्रीम कोर्ट और दोनों आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट को फर्स्ट प्रथम वरीयता दे देना है, या संसद को प्रथम वरीयता देना। ऐसा विकल्प हम चयन नहीं कर सकते। ऐसा क्वेश्चन डिलीट होगा। ऐसा क्वेश्चन क्या होता है, डिलीट होता है। या फिर वहां पर आ जाए ना परिस्थिति जन्य सर्वोच्च है। चलो, तो विद्यार्थियों, हमने संसदीय शासन प्रणाली अपनाया। संसदीय शासन प्रणाली में अगर हम देखें तो संसदीय शासन प्रणाली में होता क्या है, संसद होती है। क्या होती है, संसद। और संसद के 2 हाउस होते हैं। कौन होते हैं, 2 हाउस होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, और एक राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग होता है, ठीक है। लोकसभा में सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होता है। राज्यसभा में सभापति होता है, सदस्य होते हैं। और लोकसभा में जिसको बहुमत प्राप्त है उनकी सरकार होती है। उनकी क्या होती है, सरकार होती है। और उस सरकार का जो प्रमुख है वो क्या कहलाता है, पीएम कहलाता है। तो वास्तविक शक्तियां संसदीय प्रक्रिया में किसके पास होती है, पीएम के पास होती है। राष्ट्रपति तो केवल नाम मात्र या औपचारिक प्रमुख होता है। लेकिन आपने देखा होगा, लोकसभा से पारित राज्यसभा से बिल और राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको स्वीकृत कर सकता है, चाहे तो अस्वीकृत कर सकता है, पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। तो संविधान में तो बहुत सारे पावर दे रखे हैं इसको, लेकिन व्यवहार में देखें तो पावरफुल कौन है विद्यार्थियों, प्रधानमंत्री। अगर आप ब्रिटेन की संसद की बात करते हैं, इसकी ब्रिटेन की संसद की बात करते हैं, तो ब्रिटेन की संसद में भी 2 हाउस होते हैं। एक तो राजा होता है वहां पर, तो जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति होता है, वहां पर क्या होता है, राजा होता है, सम्राट होता है, साम्राज्य होती है। इसी प्रकार वहां 2 सदन है,
एक तो निम्न सदन होता है और एक उच्च सदन होता है। इंडिया में उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। इसी प्रकार ब्रिटेन में निम्न सदन कौन सा है? हाउस ऑफ कॉमन। और उच्च सदन कौन सा है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। कौन सा है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स सदन। चलो अगला फैक्ट लिखो। संसदीय शासन प्रणाली में संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का पद, किसका पद विद्यार्थियों? प्रधानमंत्री का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली होता है, एवं शक्तिशाली होता है। क्योंकि क्यों होता शक्तिशाली? क्योंकि वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। वास्तविक शक्तियां किसके हाथों में होती है? प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। नोट, राष्ट्रपति तो औपचारिक नाम मात्र का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति तो क्या होता है? औपचारिक नाम मात्र का प्रमुख होता है। देख लिया? देखो विद्यार्थियों, इस राष्ट्रपति के द्वारा ही, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा ही पीएम की नियुक्ति की जाती है। किसकी? पीएम की नियुक्ति की जाती है। और पीएम की सलाह पर ही राष्ट्रपति के द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। लेकिन इस किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, यह निर्धारित कौन करता है? पीएम निर्धारित करता है। सेंटर के अगर मंत्री परिषद को हम देखते हैं तो उस मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति भी यही करता है, शपथ भी यही दिलाता है, सब कुछ यही करता है। लेकिन प्रधानमंत्री को तो नियुक्त करने में राष्ट्रपति अकेला पावरफुल है, बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाता है। लेकिन मंत्रियों को जब नियुक्त करेगा तो किससे सलाह लेगा? पीएम से सलाह लेगा। और मंत्रियों को, किस मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा, वो कौन देता है? वो पीएम देता है। लिखिएगा। देखिए, इधर तो है राष्ट्रपति, ये तो कौन है? और इधर है पूरा मंत्री, यानी कि मंत्री परिषद। तो इन मंत्री परिषद और इसके राष्ट्रपति के बीच में कड़ी के रूप में काम कौन कर रहा है? पीएम। एक सेतु, कड़ी के रूप में काम कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री करता है। तो लिखिएगा, प्रधानमंत्री ही अब आप पूरा प्रधानमंत्री नहीं लिखकर पीएम पीएम लिख सकते हैं ना। प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति व मंत्री परिषद के बीच की कड़ी होता है। आपसे पूछा जाए इन मंत्रियों का हेड कौन होता है? देखो, केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख, केंद्रीय मंत्री, राज्यों में भी होती है मंत्री परिषद, है ना। केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। लिख लिया? अब बताओ विद्यार्थियों, अभी मैं इस फैक्ट को लिखा नहीं रहा हूं, वैसे बता देता हूं आपको। प्रधानमंत्री होता है वो सामान्यतः लोकसभा से होता है। किसका सदस्य होता है? लोकसभा का सदस्य होता है। और यदि वो लोकसभा का सदस्य नहीं है और वो राज्यसभा का सदस्य है तो भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। ना केवल लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य हो, बल्कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं है फिर भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है।
प्रधानमंत्री बनने के बाद में उसको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति। अगर उसको नियुक्त कर दिया जाता है तो उसको 1 माह के भीतर भीतर लोकसभा में क्या करना होगा? उसको बहुमत साबित करना होता है। लोकसभा में क्या करना होता है? बहुमत साबित करना होता है 1 माह के भीतर भीतर, और 6 माह के भीतर भीतर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी उसको, चाहे राज्यसभा के लिए चाहे लोकसभा के लिए। तो आपको पता है कभी न कभी उपचुनाव होते ही रहते हैं, तो किसी न किसी उपचुनाव में वो खड़ा हो जाता है और जीत जाता है। बाई चांस हार भी जाता है तो राज्यसभा से मनोनीत हो जाता है। ठीक है ना? ओके, ये लिख लिया कि मंत्रियों का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? बोलो। 35 है? 35 के पक्ष में कौन कौन है? प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? बोलो। 35, 30, 25, या एज का कोई प्रावधान नहीं है? 21, 18, 21, 25, 30, 35, या कोई प्रावधान नहीं है? न्यूनतम का बोल रहा हूं। बावड़े हो तुम तो आधे। न्यूनतम, न्यूनतम की बात करें तो लोकसभा वाली आ जाएगी 25 साल। भाई लोकसभा का सदस्य बनेगा तो ही तो क्या बनेगा, यानी कि उसकी एज कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 25 वर्ष होना चाहिए। अब ज्यादा जैसे 30 है तो वो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। फिर उसके अलावा 35 का भी बन सकता है, यानी कि अधिकतम एज का प्रावधान नहीं है लेकिन न्यूनतम एज का प्रावधान है। 80 साल का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। 65 साल का आदमी सरकारी नौकरी लग सकता है? नहीं लग सकता, लेकिन 65 साल का आदमी क्या बन सकता है? प्रधानमंत्री बन सकता है। चलो लिखिएगा, प्रधानमंत्री की न्यूनतम आय, सॉरी आय नहीं, आयु, आयु, न्यूनतम आयु 25 वर्ष। कितने विद्यार्थियों? 25 वर्ष होने चाहिए। आगे समझ में आता है? अब देखो, अगर बात करें कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, देखो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। और लोकसभा वालों का सामान्यतः 5 वर्ष, या जब तक वो लोकसभा बनी रहती है, जब तक 2 साल 3 साल इतना भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः हम क्या मानते हैं? 5 वर्ष होता है। ठीक है, अगर वो लोकसभा का सदस्य है और वो प्रधानमंत्री बन जाता है तो कितने वर्ष तक रहेगा? 5 वर्ष तक। और वो राज्यसभा का सदस्य है अगर प्रधानमंत्री बन जाता है तो कितने वर्षों तक रहना चाहिए? 6 वर्ष तक। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री के रूप में उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। लेकिन उससे पहले भी उसको हटाया जा सकता है, उससे पहले भी उसका कार्यकाल समाप्त हो सकता है, वो परिस्थितियां अलग है। लेकिन एक सामान्य बात कर ले तो विद्यार्थियों उसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। कितना होता है? तो लिख लो, एक प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। लिख लिया? अब लिखो, शपथ। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? लिख लो, शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्री हो, सबको शपथ कौन दिलाता है विद्यार्थियों? राष्ट्रपति दिलाता है। लिख लिया? आपसे पूछा जाए भारत का प्रमुख कौन होता है? आपसे पूछा जाए भारत का प्रमुख कौन होता है? लिख लो, राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रमुख, भारत बोले तो यहाँ पे राज्य भी बोल सकते हैं। भारत को केंद्र को क्या बोलते हैं कई बार? राज्य। यहाँ भारत का मतलब राज्य से लिया गया है, तो राज्य का प्रमुख यानी भारत का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है।
आपसे पूछा जाए भारत में राजनीतिक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। लिखो भारत में राजनीतिक प्रमुख। क्या हो रहा है, इतना लेट कैसे आया, क्या हो गया? तो उठ के आया, कुल मिला के बात ये है। क्या लिखा है भाई? भारत में यानी कि राज्य में, राज्य का मतलब स्टेट जो होते हैं उनसे नहीं लिया गया, जैसे राजस्थान, गुजरात, ये इनको राज्य नहीं मान रहे, हम पूरे भारत को राज्य मान रहे हैं ना। तो पूरे भारत का राजनीतिक प्रमुख कौन है? पीएम। लेकिन वैसे सामान्यतः प्रमुख पूछ ले तो कौन है? राष्ट्रपति बताना आपको, लिखिएगा। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तीनों सेनाओं तीनों सेना कौन सी? जल सेना, थल सेना और वायु सेना। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है विद्यार्थियों। कौन होता है? राष्ट्रपति। लिख लिया? ओके। अगर आप पूछा जाए तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, तो लिखो तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख। लिख लिया? लिखो प्रधानमंत्री सत्ताधारी, सत्ताधारी, सत्ताधारी का मतलब जिनकी सरकार होती है ना। प्रधानमंत्री सत्ताधारी पार्टी का, पार्टी को हिंदी में क्या कहते हैं? दल। सत्ताधारी पार्टी का नेता होता है। आपसे पूछा जाए विद्यार्थियों तो केंद्र का प्रमुख प्रवक्ता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। देखिएगा, प्रधानमंत्री ही केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। लिख लिया? लिखो प्रधानमंत्री बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। देखो विद्यार्थियों, जब भी किसी दूसरे देश से हम कोई समझौता करते हैं, कोई एमओयू करते हैं, तो उस पर साइन किसके होते हैं? राष्ट्रपति के। किसके होते हैं? राष्ट्रपति के साइन होते हैं। लेकिन उस नीति को वास्तविक रूप से तैयार किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। मतलब उस नीति को लागू करवाने में मुख्य योगदान किसका होता है? प्रधानमंत्री का। जैसे माना कि भारत और चाइना का संबंध कैसा होगा, भारत और अमेरिका, भारत और रसिया, भारत और फ्रांस का संबंध कैसा होगा, दूसरे देशों के साथ हमारी जो नीति होती है उसको हम फॉरेन पॉलिसी कहते हैं, विदेश नीति कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेश नीति कहते हैं। तो विदेश नीति को लागू कराने में मुख्य योगदान किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है। राष्ट्रपति तो केवल साइन करता है। लिखिएगा, प्रधानमंत्री ही, प्रधानमंत्री ही राष्ट्र की, राष्ट्र बोले तो हमारा देश है ना, प्रधानमंत्री ही राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में, मूर्त रूप कैसा रूप? मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। मतलब आपने कहा ना प्रधानमंत्री का पद एक संवैधानिक पद है। कैसा पद है? संवैधानिक पद है। तो संविधान में इसका उल्लेख मिलता है। संविधान में इसका उल्लेख मिलता है तो भाग 5 में मुख्य रूप से इसका उल्लेख मिलता है। और भाग 5 में केवल प्रधानमंत्री पद को देखें तो आर्टिकल 75 में इसके पद का उल्लेख मिलता है। लेकिन आर्टिकल 74 अगर देखते हैं तो आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि केंद्र में एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? मंत्री परिषद होगी, जो कि राष्ट्रपति की सहायतार्थ हेतु होगी। राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो मतलब उस आर्टिकल 74 में प्रधानमंत्री के बारे में कुछ तो उल्लेख कर रखा है, कर रखा है कि नहीं कर रखा है? और 75 में तो पद, योग्यता योग्यता सब दे रखी है। लेकिन मुख्य रूप से 74 और 75 ही राष्ट्रपति से रिलेटेड है। इसके अलावा एक आर्टिकल आता है 78। हाँ, अच्छा सॉरी, प्रधानमंत्री से। देखो हो जाता छोटी मोटी मिस्टेक, शब्दों में गड़बड़ी आ जाती है। चलो अब लिखो संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान। देखो आप किसी भी प्रधानमंत्री, चाहे राष्ट्रपति, चाहे उपराष्ट्रपति, किसी के बारे में पढ़ते हैं तो हम दो दृष्टि से पढ़ते हैं। एक तो संविधान में क्या उल्लेख कर रखा है, उन्हें हम संवैधानिक प्रावधान कहते हैं। और एक संसद के द्वारा कुछ नियम बना रखे हैं या कानून बना रखे हैं या व्यवहार में हम देखते हैं तो उसमें क्या प्रावधान कर रखा है, उसको बोलते हैं अप्लाइड पॉलिटी। क्या बोलते हैं उसको? अप्लाइड पॉलिटी बोलते हैं। तो व्यवहारिक दृष्टि से जो प्रावधान कर रखे हैं उनको भी पढ़ना होता है। टू टाइप से पॉलिटिकल साइंस को पढ़नी होती है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप से और एक अप्लाइड पॉलिटी। दो प्रकार से पढ़ लोगे तो कभी कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे आप कभी ऑथेंटिक किताब लेकर आते हो संविधान की, तो उसमें केवल जो संवैधानिक बातें हैं ना वही लिखी हुई रहती है, अप्लाइड वाली जो बातें हैं वो उसमें नहीं लिखी रहती। लेकिन आप जैसे मेरी पुस्तक पढ़ोगे तो मेरी पुस्तक में आपको दो चीज मिलेगी, संविधान में क्या कह रखा है और व्यवहार में हम क्या यूज लेते हैं या कैसे होता है। भाई व्यवहारिक ज्ञान भी तो होना जरूरी है। आदमी को किताबी ज्ञान नहीं रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो जीवन में सही तरीके से सफल हो पाएगा। व्यवहार, आपको किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी होना जरूरी है। किताबों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, कानून में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। आपको पता है जैसे आप जो भी नियम बना रखे हैं, सरकार ने जो भी कानून बना रखे हैं, कोई भी कानून होता है तो उस कानून के अनुसार तो हम चल ही नहीं सकते हैं। घर से निकलो हेलमेट लगा के निकलो, स्पीड 10 की होनी चाहिए, 20 की होनी चाहिए, लेकिन हम तो 40 ही चलाते हैं, चलाते ही नहीं चलाते। तो हर जगह हम उन नियमों को तोड़ते हुए आते हैं। और पुलिस को इतने सारे पावर दे रखे हैं, इन सारे कानूनों से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? इनको लागू करवाने का काम कौन करती है? पुलिस ही तो करती है। तो आप कहते हो ना कई बार पुलिस ने 100 रुपये ले लिया हमसे, चालान नहीं काटा लेकिन 100 रुपये ले लिए। वो 100 रुपये अच्छा है, बजाय 1000 रुपये का चालान करता। करता कि नहीं करता? 1000 का बिना हेलमेट चालान कितने का है? 1000 का। आप बिना हेलमेट आ रहे थे और पुलिस वाले को 100 रुपये दे के आप आगे बढ़ गए। हालांकि पुलिस वाले का अपराध है, वो उसने भ्रष्टाचार किया है, हमारे राष्ट्र को, हमारे राज्य को उसने हानि पहुंचाई है। क्योंकि वो 1000 रुपये कहाँ जमा होता? हमारे राष्ट्र की संपत्ति में जमा होता। वो आप जो भी पनिश किया, आपको जो भी दंडित किया था, वो 1000 रुपये हमारे राष्ट्र के निर्माण में काम आता। लेकिन आपने तो अकेला पुलिस वाले का निर्माण कर दिया, उसकी जेब को गर्म कर दी, वो उसका घर वालों का निर्माण करेगा। चलो जो भी है, तो संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। संवैधानिक प्रावधानों में सबसे पहले हम लिखेंगे अनुच्छेद 74। कौन सा आर्टिकल? अनुच्छेद 74 लिखिएगा। इस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 74 में। इस आर्टिकल में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए
एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी विद्यार्थियों? मंत्री परिषद होगी। ये केंद्रीय मंत्री परिषद है ना। एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। यानी कि आर्टिकल 74 में भी प्रधानमंत्री के बारे में कुछ तो उपबंध कर रखे हैं, ना कुछ तो प्रावधान। क्या प्रावधान कर रखा है? अब देखो, कहने का मतलब यह राष्ट्रपति जो भी काम करेगा ना, उसको सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी केंद्र में। अब इस मंत्री परिषद ने कोई प्रस्ताव पारित करके किसके पास भेज दिया? राष्ट्रपति के पास भेज दिया। और राष्ट्रपति इस प्रस्ताव, उसने जो सुझाव दिया, जो सलाह दी, उसके अनुसार ही काम करेगा। लेकिन उस सलाह को एक बार वापस क्या कर सकता है? ये पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। लेकिन वापस इसने सलाह देके इसको वापस भेज दिया, उस सलाह में संशोधन करके या बिना संशोधन करके, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को इसकी सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया है। देखिएगा, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार हेतु एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार के बाद भेजे गए प्रस्ताव पर ये भेजे गए प्रस्ताव को राष्ट्रपति के लिए मानना अनिवार्य कर दिया गया है। देख लिया, अनिवार्य कर दिया गया है। देखो, आपको कुछ याद नहीं रखना। आर्टिकल 74 में केवल इतना याद रखना है कि आर्टिकल 74 में केंद्र की मंत्रिपरिषद का उल्लेख मिलता है। किसका? केंद्र की मंत्रिपरिषद का उल्लेख मिलता है। और केंद्र की मंत्रिपरिषद का जो हेड है वो प्रधानमंत्री होता है। और ये जो मंत्रिपरिषद जो सलाह देती है, वही काम कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कई बार उसको एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, लेकिन दोबारा सलाह दे दी तो उसको मानने के लिए क्या होगा? वो बाध्य है। वैसे और क्या है? ये तो होगी 74 वाली बात। अब पढ़ेंगे कौन सा आर्टिकल? अनुच्छेद 75, 75। तो मैंने आपको शुरुआत में लिखा दिया था कि प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है? 75 मिलता है। देखिएगा, इस अनुच्छेद में ही प्रधानमंत्री पब्लिक मंत्री, अन्य मंत्री होते हैं ना, प्रधानमंत्री एवं मंत्री तथा अन्य प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री, मंत्री के पद तथा अन्य प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री के बारे में, मंत्रियों के बारे में और अन्य उपबंध किए गए हैं। जैसे अब ये जो आर्टिकल 75 है ना, इसके सब क्लोज चलेंगे। 75 क्लोज 1, 75 क्लोज 2, 3, 4, 5 ऐसे चलेंगे। तो पहला लिखो इसमें, अनुच्छेद 75 क्लोज 1, देखिएगा, इस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री पब्लिक मंत्री, अन्य मंत्री होते हैं ना, ये मंत्री परिषद लिख सकते हो। प्रधानमंत्री पब्लिक
मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। लिख लिया विद्यार्थियों, लिखिएगा। इसी अनुच्छेद में इनके कार्यकाल, कार्यकाल, त्यागपत्र, पद से हटाया जाना का भी उल्लेख मिलता है। लिख लिया। अब देखो, हमने संसदीय प्रक्रिया को अपनाया विद्यार्थियों। संसदीय प्रक्रिया का मतलब दो तो इसमें सदन होते हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा होता है। राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं, क्या कहते हैं, और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। और राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग होता है। और जो प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे हम, वो लोकसभा के सदस्यों को करेंगे। किसको करेंगे? लोकसभा के सदस्य। यदि लोकसभा के सदस्य नहीं तो राज्यसभा के सदस्यों को करेंगे। और कई बार ये दोनों भी नहीं होते तो कोई अन्य को भी क्या बनाया जा सकता है? प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसे 6 माह के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। 1 माह के भीतर उसे बहुमत साबित करना होता है। तो जो भी सरकार बनती है, जितने बहुत सारे दल होते हैं, जैसे अभी आप देखते हैं वर्तमान में बीजेपी देखते हैं, सेंटर में सरकार किसकी है? बीजेपी की। तो बीजेपी का बहुमत है, तो जिनकी बहुमत होता है उन्हीं की सरकार बनती है। उस बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है उसको क्या बना देते हैं? प्रधानमंत्री बना देते हैं। तो बीजेपी का बहुमत प्राप्त दल का नेता कौन है? नरेंद्र मोदी है, ध्यान रखना। नरेंद्र मोदी के बाद में अगला कौन होता है वो देख लेना उस समय। बाकी आज की तारीख में तो कौन है? जैसे कांग्रेस में बहुमत प्राप्त दल का नेता कौन है? अगर जैसे कांग्रेस की सरकार बनती है बाई चांस, जैसे बीजेपी की सरकार गिर जाती है किसी कारणवश और कांग्रेस अपना बहुमत साबित कर देती है, तो कांग्रेस का लीडर कौन बनेगा? राहुल गांधी बनेगा। बनेगा ही नहीं बनेगा? तो वो डिपेंड करता है पार्टी के ऊपर, वो पार्टी की बात है। राष्ट्रपति का काम है कि जो सबसे बड़ा दल है, जो सबसे बड़ा दल है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले उसको क्या बना दो आप? प्रधानमंत्री बना दो। फिर जिसको भी आपने प्रधानमंत्री बनाया उसको 1 माह के भीतर भीतर या उसको समय दे दो आप कि भाई 15 दिन में, 7 दिन में, 20 दिन में, आपको कितने दिन में बहुमत साबित करना है। वैसे अगर हम सामान्य देखें तो उसको 1 महीने का वक्त दिया जाता है। कितना? 1 माह का वक्त दिया जाता है। चलो लिखो आप। प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसदीय व्यवस्था के अनुसार होती है। किसके अनुसार होती है? संसदीय व्यवस्था के अनुसार होती है। हाँ बहन जी, संसदीय व्यवस्था किसे कहते हैं? चेतना। बाद में बताइए। संसदीय व्यवस्था के अनुसार होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसी होती है विद्यार्थियों? संसदीय व्यवस्था के अनुसार होती है। देखो देखो, इसको नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। लिखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में बहुमत, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल, पार्टी होती है ना, दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। जैसे लोकसभा के चुनाव हुए, अब लोकसभा के चुनाव होकर एक दल है बीजेपी, उसको माना कि 543 सीटें थी। टोटल सीटें कितनी? 543 सीटें। 543 सीटों में से विद्यार्थियों अगर उसको 400 सीटें मिल रही, कितनी? तो स्पष्ट बहुमत है उसका। तो
तो बताओ किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? जो बीजेपी का जो नेता होगा उसी को क्या बनाएंगे? प्रधानमंत्री बना देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो खुद की विवेक की शक्तियां हैं उनका प्रयोग करता है। लिखिएगा परंतु यदि लोकसभा में परंतु यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो प्राप्त नहीं होता हो तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते समय अपनी व्यक्तिक विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति कौन सी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है या कौन सी शक्ति का प्रयोग कर सकता है? व्यक्तिक विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। व्यक्तिक विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। देखो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। कौन कर रहा है? राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा है, सॉरी राष्ट्रपति करता है। अब अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत है तो उसका जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। लेकिन किसी दल को स्पष्ट बहुमत मिला ही नहीं है, किसी दल को स्पष्ट बहुमत मिला ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री को नियुक्त करते समय राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्तियां होती है? व्यक्तिक विवेक की शक्ति होती है। ये इसको सामान्यतः अर्थ में समझने के लिए, ये तो पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज है। व्यक्तिक विवेक स्वतंत्रता किसकी लैंग्वेज है? पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज है। आप सामान्य भाषा में समझने के लिए अपनी स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इसका प्रयोग कर सकता है खुद के विवेक से। मतलब अब ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करेगा वो किसको प्रधानमंत्री नियुक्त करना चाहता है। तो विद्यार्थियों, फिर भी वो अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता राष्ट्रपति। वो किसी छोटे दल या जिसको 2 ही सीटें मिली है और उसको ये नहीं कह सकता वो कि आप क्या बनाओ, सरकार बनाओ, आपको मैं प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता हूं, आप 1 महीने के भीतर क्या कर दो, बहुमत साबित कर दो। ऐसा नहीं है। वो कोशिश यही करता है कि जिसको सबसे ज्यादा स्पष्ट बहुमत तो नहीं मिला है, स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिला, लेकिन किसी दल को ज्यादा सीटें मिली है, तो उसको क्या कहेगा वो सबसे पहले कि मैं आपको प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता हूं और आप 1 माह के भीतर क्या कर दो, अपना बहुमत साबित कर दो। या फिर कई दलों में मिलकर 4, 5, 7, 8 दल मिलकर आपस में गठबंधन बना लेते हैं। तो गठबंधन जब उन्होंने बनाया और उस गठबंधन का जो नेता है उसको वो क्या कर देता है, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है। तो 2 प्रकार से वो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। लिखिएगा, ऐसी स्थिति में सामान्यतया सबसे बड़े दल के नेता पब्लिक गठबंधन सरकार बनाते हैं ना कई लोग, गठबंधन दल, अभी दल सरकार नहीं बनी है ना, गठबंधन दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। गठबंधन दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उसे 1 माह के भीतर 1 माह के भीतर सदन बोले तो लोकसभा, 1 माह के भीतर सदन में, ब्रैकेट में लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव होता है ना, सरकार बनने के बाद विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, अगर वो पारित हो जाता है तो इसका मतलब बहुमत है। 1 मिनट वापस बोलना।
विश्वास मत ब्रैकेट में बहुमत ब्रैकेट बंद बहुमत हासिल करने के लिए कहता है। लिख लिया? देखो विद्यार्थियों, हम नियुक्ति की बात कर रहे हैं। किसकी नियुक्ति? पीएम की नियुक्ति की बात कर रहे हैं। तो पीएम को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति सबसे पहले जो कोई सबसे बड़ा दल है, जो स्पष्ट बहुमत मिल गया किसी दल को, क्या मिल गया? स्पष्ट बहुमत मिल गया किसी दल को, तो उस दल का जो नेता है उसको क्या बना देता है विद्यार्थियों? प्रधानमंत्री बना देता है। ठीक है, लेकिन स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, तो फिर ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति है वो कौन से व्यक्ति को बुलाता है? जो सबसे बड़ा दल है, सबसे बड़ा दल का जो नेता है उसको बुलाता है। और इसको भी नहीं, इसको बुलाने के बाद में बुलाता है गठबंधन, जो दल बने हैं ना, कई बार चुनाव से पहले कई पार्टी आपस में गठबंधन कर लेती है, गठबंधन दल के नेता को बुलाती है। और इनको बुलाने के बाद में उसको नियुक्त तो कर देगी, वो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा? और इसको कहेगा 1 माह के भीतर भीतर क्या कर दे भाई, सदन में बहुमत साबित कर दे, या जो विश्वास प्रस्ताव जो लेकर आ और उसको पारित करवा दे। कहने का मतलब ये, अगर ये पारित करवा देता है तो इनकी सरकार चलेगी, पारित नहीं करवाता तो इनकी सरकार गिर जाएगी। कहते हैं ना कि विश्वास मत अगर पारित नहीं होता है तो ऐसे में सरकार गिरती है, त्याग पत्र देना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो लेकिन 1 महीने तक तो रह गया। तो अगर किसी व्यक्ति को विश्वास मत भी प्राप्त नहीं है, वो अपना सदन में विश्वास भी नहीं करवा सकता, तो ऐसी स्थिति में वो 1 महीने के लिए तो क्या बन सकता है? प्रधानमंत्री बन ही सकता है। लेकिन सेटिंग होनी चाहिए किससे? राष्ट्रपति से। बना सकता है ना राष्ट्रपति, 1 महीने तक तो बना ही सकता है। और फिर देखो परिस्थितियों को पता नहीं है, दूसरे पार्टियों को मिला लो अपनी तरफ, जिनकी एज 25 साल होगी, सोच लेना, बना सकते हो आप। क्या ऐसा आज तक इतिहास में कभी हुआ है? ऐसा मतलब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और जो सबसे बड़ा दल का नेता है या गठबंधन दल का नेता है उसको मौका मिला हो? क्या ऐसा हुआ बहन जी आज तक? हाँ चेतना बता, हुआ होगा? नोट। देखो, राष्ट्रपति जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो किसका प्रयोग करता है? व्यक्तिक विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग करता है। व्यक्तिक विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग। ये स्वतंत्रता किसकी है? राष्ट्रपति की, इसका प्रयोग। तो विद्यार्थियों, इस शक्ति का प्रयोग किया एक राष्ट्रपति थे भारत के, लिखना नहीं मैं लिखा दूंगा, जिनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। इन्होंने इस शक्ति का प्रयोग किया था, इस स्वतंत्रता का प्रयोग किया, अपना जो अधिकार था, राष्ट्रपति को जो अधिकार मिला हुआ है इसका प्रयोग किया था। और कब इसका प्रयोग किया था? तो 1979 में। कब किया था? 1979 में। भारत के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे मोरारजी देसाई। मोरारजी 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 एक मोरारजी हाँ मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के बाद में जो अगली सरकार बनी चौधरी चरण सिंह की, किसकी बनी थी? चौधरी चरण सिंह की। तो उस समय इस पावर का यूज लिया गया था। लिखिएगा, इस विवेक का प्रयोग, इस व्यक्तिक विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग 1979 में लिया गया। कब लिया गया? 1979 में लिया गया या किया गया, जो भी लिखना चाहते हो, किया गया जब तात्कालिक राष्ट्रपति, उस समय के राष्ट्रपति, तात्कालिक का मतलब क्या होता है? उस समय के राष्ट्रपति। वर्तमान भारत के राष्ट्रपति कौन है? मोरारजी देसाई द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ध्यान रखना। तो क्या लिखा आपने? तात्कालिक राष्ट्रपति, ब्रैकेट में नीलम संजीव रेड्डी, नाम लिख लो उनका तात्कालिक राष्ट्रपति नीलम संजीव
रेड्डी ने मोरारजी देसाई की की कौन सी पार्टी थी उसकी? हैं? मोरारजी देसाई की जनता पार्टी, मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी थी ये। मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार के गिरने पर गठबंधन दल के नेता, गठबंधन दल पार्टी होती ना गठबंधन दल के नेता, गठबंधन कोई एक पार्टी नहीं है, कई पार्टियां मिला के बनाती है ना। गठबंधन दल के नेता चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो विद्यार्थियों, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की नियुक्ति की, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता कौन है? एक शब्द में नाम याद रखना, राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है? जिसको लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जिस दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है, उस दल का जो नेता होता है उसी को वो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर देता है। ठीक है। अब जैसे हम बात करें, पहले कांग्रेस की सरकार आया करती थी, ज्यादातर किसकी आती थी? लेकिन पिछले 3 बार से तो बीजेपी की आ रही भाई। तो कांग्रेस की किसी समय तो आती थी ना। तो आपको पता है कांग्रेस की जो लीडर हुआ करती थी सोनिया गांधी हुआ करती थी। कौन हुआ करती थी? सोनिया गांधी हुआ करती थी। सोनिया गांधी खुद प्रधानमंत्री नहीं बन के, और उसने किसको प्रधानमंत्री बनाया था? मनमोहन सिंह को बनाया था। किसको बनाया था? मनमोहन सिंह को बनाया था। और मनमोहन सिंह जी 2 बार प्रधानमंत्री रहे, ध्यान रखना। और राज्यसभा के सदस्य थे, ना कि लोकसभा के सदस्य। तो फिर वो जो उनका पार्टी होती है, उनकी पार्टी का वो अपना नेता किसको बनाते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है, पार्टी के ऊपर। लेकिन कांग्रेस की तो बनी सरकार उस समय। चलो अभी बात करते हैं आगे और फैक्ट। ये तो बात होगी, पहली बात तो बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपनी व्यक्तिगत विवेक स्वतंत्रता का भी प्रयोग करता है। कब करता है? जब लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ा दल है उसका नेता को वो क्या बना देता है? प्रधानमंत्री बना देता है। या जो गठबंधन दल के जो नेता होता है उसको क्या बना देता है? प्रधानमंत्री बना देता है। ऐसा हमारे पॉलिटिकल साइंस का जो हिस्ट्री रही है उसमें ऐसा उदाहरण हमें देखने को मिलता है। 1979 में उस समय तात्कालिक राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, उनके द्वारा विद्यार्थियों, जब मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी, तो उस समय नया जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था वो चौधरी चरण सिंह को नियुक्त किया गया था। किसको? चौधरी चरण सिंह को नियुक्त किया गया था, जो कि गठबंधन दल का नेता था। ठीक है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, जैसे माना कि वर्तमान कोई सा भी या प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, पद पर रहते क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती है। जैसे आज, भगवान करे ऐसा ना होना चाहिए, लेकिन आज जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका अचानक देहांत हो जाता है, अचानक उनका निधन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अमित शाह के मैं बनूंगा, राजनाथ सिंह बोले मैं बनूंगा, क्योंकि हमारी सरकार है बीजेपी में, ये तो कह सकते हैं लोग सारे। ठीक है। तो फिर ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है वो किसको बनाना चाहता है। तो ऐसा हुआ था विद्यार्थियों, एक बार जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, तो राजीव गांधी को क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री बनाया गया था। बनाया गया था, देखिएगा, एक नोट और डाल लो। देखिएगा, जब प्रधानमंत्री की जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए, जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु
हो जाए और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न होता हो, जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं होता हो, तो ऐसी स्थिति में भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते समय ऐसी स्थिति में भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति अपनी कौन सी स्वतंत्रता, व्यक्तिक विवेक की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति अपनी व्यक्तिक विवेक की स्वतंत्रता, जिसे सामान्यतः हम स्वविवेक कहते हैं, व्यक्तिक विवेक की स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। देख लिया विद्यार्थियों। तो ऐसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है तो उस समय भी अपनी व्यक्तिक विवेक की क्या कर सकता है, ये स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति कर सकता है। लिख लिया क्या? देखो, इंदिरा गांधी की डेथ कब हुई थी? 1984 में हुई थी। कब हुई थी? 1984 में हुई थी। जब इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद में इंदिरा गांधी का स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं था कोई भी, तो इंदिरा गांधी के बाद में किसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है? राजीव गांधी को बनाया जाता है। राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और जब राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है विद्यार्थियों, तो इस समय भारत के जो राष्ट्रपति है वो कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह। कौन थे? ज्ञानी जेल। तो ज्ञानी जेल सिंह ने 1984 में इस शक्ति का प्रयोग किया था। देखिएगा, इस विवेक जैसे इस विवेक का प्रयोग, इस कौन सा विवेक? व्यक्तिक विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग 1984 में तत्कालिक राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह, तात्कालिक राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने इंदिरा गांधी की मृत्यु के समय इंदिरा गांधी की मृत्यु के समय या मृत्यु के बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था तथा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जो परंपरा चली आ रही थी जो परंपरा चली आ रही थी उसे अनदेखा किया गया। उसे क्या किया गया विद्यार्थियों? प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जो परंपरा चली आ रही थी उसे अनदेखा किया गया। लिख लिया? उसे अनदेखा किया गया। लिख लिया? समझ में आ गया यहां तक? ओके। तो विद्यार्थियों, सामान्यतः देखो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? पहली बात तो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, क्या होती है? नियुक्ति होती है, और नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और किसको राष्ट्रपति के द्वारा किसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है? जो भी जिस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है लोकसभा में उसको। माना कि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है तो जो सबसे बड़ा दल होता है उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है।
या फिर जो कोई गठबंधन सरकार बन रखी है, गठबंधन दल बने हुए, उसका जो नेता है उसको बनाया जाता है। ऐसा उदाहरण हमें इतिहास में देखने को भी मिलता है। जैसे उस समय मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई थी और चौधरी चरण सिंह को क्या बनाया गया था, प्रधानमंत्री बनाया था। किसने? नीलम संजीव रेड्डी के द्वारा। उस समय नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे। इसी प्रकार एक बार और क्या होता है, जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में राजीव गांधी को क्या बनाया जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लेकिन अब राजीव गांधी के पास कौन सा बड़ा दल है, दूसरा नहीं है ना, तो ना किसी दल को स्पष्ट बहुमत, तो ऐसा तो कोई प्रावधान था ही नहीं आज तक की परंपराओं में। लेकिन सभी परंपराओं को क्या कर दिया गया, अनदेखा कर दिया गया वहां पर। इसके अलावा इस बात को लेकर या अन्य बातों को लेकर कई बार मामला कोर्ट में गया, तो कोर्ट ने भी अपना फैसले में यही कहा कि भाई आपका काम सबसे प्रधान राष्ट्रपति का सबसे पहला काम है कि किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दो, और नियुक्त करने के बाद में 1 माह के भीतर भीतर उसको बहुमत साबित करना होगा। 1 माह के भीतर भीतर साबित कर देता तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके अलावा अगर वो 1 माह के भीतर साबित कर देता है, कोई जरूर नहीं है कि वो लोकसभा का सदस्य हो, जरूर नहीं वो राज्यसभा का सदस्य हो, अन्य बाहर के व्यक्ति को भी क्या कर सकते हो आप, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकते हो। लेकिन उसको 1 माह में बहुमत साबित करना होगा, 6 माह के भीतर भीतर किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। तो ऐसे कई नियम भी बना रखे हैं, कई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने अपने निर्णय भी दिए हैं। तो कुछ निर्णय है वो लिख लो, आप नोट डालो। नाइनटीन एटी में दिल्ली हाई कोर्ट, किसने? दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अपने फैसले में कहा कि यह जरूरी नहीं है, यह जरूरी नहीं है, ये फैसले की बात लिखा रहा हूं मैं ना, यह जरूरी नहीं है कि व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पहले, प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पहले लोकसभा में अपना बहुमत साबित करे। ये बात किसने बोली, उसने अपने फैसले में, किसने? दिल्ली हाई कोर्ट ने, ध्यान रखना। देखिए, तथा राष्ट्रपति को पहले क्या करना चाहिए, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करना चाहिए, और प्रधानमंत्री नियुक्त करने के बाद में उसको कुछ समय दे दो आप, कि इतने समय के भीतर आपको क्या करना है, बहुमत साबित करना है। लिख लिया। तथा राष्ट्रपति को पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए, राष्ट्रपति को पहले क्या करना चाहिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए। तब यथोचित तब यथोचित समय सीमा के भीतर, समय सीमा के भीतर उसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना चाहिए। लिख लिया विद्यार्थी। यानी कि पहले राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्या नियुक्त करे, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करे, बाद में वो बहुमत साबित करता रहेगा। तो इस फैसले के अनुसार ही, ये इस फैसले में जो बातें लिखी हुई है उन्हीं के अनुसार कई प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। विद्यार्थी लिखो, इसके अनुसार भारत में कई प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। भारत में कई प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, जैसे चौधरी चरण सिंह हुआ था ना, चौधरी चरण सिंह, बहुमत बाद में साबित किया था। चौधरी
चरण सिंह। कब? 1979। कॉमा लगा के या दूसरा नंबर लिख लो। वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ, पूरी लिस्ट लिखाऊंगा वैसे, कहाँ फालतू डेटों के चक्कर में। विश्वनाथ प्रताप सिंह, लिख लिया। तीसरा लिखो चंद्रशेखर, ये सब भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। लिखो पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, लिख लिया। देखो अटल बिहारी वाजपेयी, एच डी देवगौड़ा, एच डी देवगौड़ा, और इंद्र कुमार गुजराल, आई के गुजराल। और फिर लिख लो पुनः अटल बिहारी वाजपेयी, 2 बार बना अटल बिहारी वाजपेयी इस पर। लिख लिया। अभी जो हमने फैसला लेकर आया था वो किसका लेकर आया था विद्यार्थियों? दिल्ली हाई कोर्ट का। एक सुप्रीम कोर्ट ने भी विद्यार्थियों 1997 में अपना एक फैसला दिया, उस फैसले में क्या कहा वो भी लिख लो आप, अगला नोट डालिएगा, नोट। सुप्रीम कोर्ट ने, किसने, वो हाई कोर्ट का फैसला था 1980 का, तो ना सुप्रीम कोर्ट ने 1997 के अपने एक निर्णय में कहा कि, अपने एक फैसले में कहा कि अपने एक फैसले में कहा कि एक व्यक्ति जो किसी भी सदन, एक व्यक्ति जो किसी भी सदन, किसी भी सदन, ब्रैकेट में लोकसभा राज्यसभा, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होने पर भी 6 माह तक प्रधानमंत्री रह सकता है। कितने महीने तक? 6 माह तक प्रधानमंत्री रहता है, रह सकता है, लेकिन उसे 6 माह के भीतर भीतर, 6 माह के भीतर भीतर किसी भी सदन की, किसी भी सदन बोले तो लोकसभा राज्यसभा, किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। अन्यथा वह प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बना रहेगा। देखो विद्यार्थियों, अगर हम बात करें, हमने जो संसदीय व्यवस्था है ये ब्रिटेन से ग्रहण की है। किससे ग्रहण की है? ब्रिटेन से ग्रहण की है। और ब्रिटेन में भी 2 सदन होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन। निम्न सदन को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन। और उस सदन को क्या कहते हैं ब्रिटेन में? हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। भारत का जो प्रधानमंत्री है वो किसी भी सदन का होना चाहिए, किसी भी सदन का होना चाहिए, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री होता है वो हमेशा निम्न सदन का ही होता है, अर्थात जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होती है वहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, या हाउस ऑफ कॉमन, बताओ कौन समझाएगा? हाउस ऑफ कॉमन, तो वो हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य होता है। लिखिएगा, भारत में प्रधानमंत्री भारत में प्रधानमंत्री
किसी भी सदन का सदस्य, भारत में प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लेकिन ब्रिटेन की पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता है। लेकिन ब्रिटेन की पार्लियामेंट, ब्रिटेन की जो संसद है ना, उसमें ऐसा प्रावधान नहीं है। तो वहां पे क्या होता है, देखो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, देखो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हमेशा निम्न सदन, ब्रैकेट में हाउस ऑफ कॉमन्स, निम्न सदन ब्रैकेट में हाउस ऑफ कॉमन का होना जरूरी होता है। लिख लिया। देखो विद्यार्थियों, हम अनुच्छेद 75 में हम प्रधानमंत्री की नियुक्ति पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? प्रधानमंत्री की नियुक्ति पढ़ रहे हैं। नियुक्ति के साथ इसका हम कार्यकाल भी देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे? कार्यकाल। तो अब इसमें अनुच्छेद 75 क्लॉज 1 में इसका दूसरा सेकंड पॉइंट लेके आप कार्यकाल। जैसे आपने नियुक्ति तो लिख ली, भाई प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी ना, नियुक्ति वाली सारी बात होगी। अब नियुक्ति के बाद में आप तो पॉइंट डाल लो केवल कार्यकाल। क्या डाल लो? कार्यकाल। लिखो प्रधानमंत्री का कार्यकाल, प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः उसके पद ग्रहण करने से 5 वर्ष के लिए होता है। पद ग्रहण करने से 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन विद्यार्थी अगर पहले ही वो अपना विश्वास खो देता है तो पहले उसका कार्यकाल समाप्त होगा कि नहीं होगा? नोट। वास्तव में तो प्रधानमंत्री अपने पद पर जब तक बना हुआ रहता है, अपने पद पर जब तक बना हुआ रहता है, तब तक उसका तब तक उसका का लोकसभा में बहुमत होता है। यदि वह लोकसभा में बहुमत खो देता है, यदि वह लोकसभा में अपना बहुमत खो देता है, तो उसे त्याग पत्र देना पड़ता है। तो उसे क्या देना पड़ता है? अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। अर्थात ऐसी स्थिति में उसका कार्यकाल 5 वर्ष से भी कम हो सकता है। देख लिया? तो एक पॉइंट हो गया अपना नियुक्ति, दूसरा पॉइंट हो गया कार्यकाल, और तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम त्याग पत्र। तीसरा पॉइंट लिखो अब त्याग पत्र। कार्यकाल हो गया ना, अब लिखे आप त्याग पत्र। देखो प्रधानमंत्री और जितने भी मंत्री होते हैं वो सारे अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। तो लिख लो प्रधानमंत्री व मंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। जैसे मेरी बात सुनिएगा, अभी आज की बात करें हम सेंटर में,
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। कौन है? नरेंद्र मोदी है। और उनके मंत्रिमंडल में बहुत सारे मंत्री शामिल है। कोई विदेश मंत्री है एस जयशंकर, वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, और गृह मंत्री है राजनाथ सिंह, और रक्षा मंत्री है, सॉरी गृह मंत्री है तो अमित शाह, और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। है कि नहीं? ये मुख्य मुख्य मंत्री, इनके अलावा बहुत सारे मंत्री और भी। तो ये जो मंत्री है, माना कि राजनाथ सिंह अगर अपना इस्तीफा देना चाहे तो किसको देगा? द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति को जाके देगा। और नरेंद्र मोदी भी देना चाहे तो किसको देगा? द्रौपदी मुर्मू को देगा। राजनाथ सिंह अगर अपना इस्तीफा देगा तो केवल रक्षा मंत्रालय का पद खाली होगा, पूरे मंत्रिपरिषद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अगर त्याग पत्र दे दिया तो पूरा मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाता है। ध्यान रखना, पूरा मंत्रिमंडल को क्या माना, पूरे मंत्रिमंडल का क्या माना जाता है? वो त्याग पत्र माना जाता है। प्रधानमंत्री के द्वारा त्याग पत्र देना मतलब संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र माना जाता है। देखिएगा, प्रधानमंत्री का त्याग पत्र, प्रधानमंत्री का त्याग पत्र संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र माना जाता है। देख लिया? देखो, हटाना, देखो कार्यकाल हो गया, त्याग पत्र हो गया, अब हटाना लिखो। प्रधानमंत्री को कौन हटाता है? अभी नरेंद्र मोदी को कौन हटाएंगे? अगर हटाएंगे तो द्रौपदी मुर्मू हटा सकती है? हटा सकती है क्या अभी? अभी तो नहीं हटा सकती। कब तक नहीं हटा सकती? जब तक उनको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। अगर लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है तो ऐसी स्थिति में या तो खुद त्याग पत्र दे देते हैं, नहीं तो राष्ट्रपति उनको क्या कर देता है? हटा देता है, बर्खास्त कर देता है। देखिएगा, प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है, सॉरी राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को हटाया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री को हटाया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री को हटाया जाता है। लिख लिया? देखो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को तब तक नहीं हटा सकता राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को तब तक नहीं हटा सकता जब तक उसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित न हो जाता हो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो जाता हो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता हो, या लोकसभा में बहुमत होता है, लोकसभा में बहुमत हासिल होता हो। देखो विद्यार्थियों, पीएम हो चाहे मंत्री हो, अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। अब पीएम को कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है। लेकिन कब तक नहीं हटा सकता? जब तक उनको बहुमत प्राप्त है। और अगर किसी मंत्री को हटवाना है तो पीएम सिफारिश करता है किसको? राष्ट्रपति को, और इस मंत्री को हटवा सकता है। तो यानी कि कोई मंत्री अपने पद पर कब तक बना रहेगा? किसकी दया दृष्टि तक? जैसे अभी देश में जितने भी मंत्री है, जैसे राजनाथ सिंह गृह मंत्री है, सॉरी बार बार राजनाथ सिंह आ रहा है अमित शाह गृह मंत्री है, और राजनाथ सिंह क्या है? रक्षा मंत्री है। एस जयशंकर विदेश मंत्री है। तो इस प्रकार ये जो भी मंत्री है ये अपने पद पर कब तक बने रहेंगे? जब तक प्रधानमंत्री चाहेगा। लेकिन प्रधानमंत्री खुद कब तक पद पर बना रहेगा? जब तक राष्ट्रपति चाहेगा। लेकिन राष्ट्रपति के चाहने से कुछ नहीं होता। जब तक अगर उसको लोकसभा में बहुमत है तो राष्ट्रपति भी उसको नहीं हटा सकता है। एक नोट डाल ले।
किसी मंत्री का कार्यकाल, किसी मंत्री का कार्यकाल प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत होता है। मतलब जब तक प्रधानमंत्री चाहता है जब तक कि वो मंत्री बना रहेगा ना। किसी मंत्री का कार्यकाल प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत होता है, जबकि मंत्री परिषद का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति के, जबकि मंत्री परिषद का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। देखो मैं बताता हूं, केवल एक मंत्री की बात आए तो ये किसकी, कब तक इसका कार्यकाल रहेगा? जब तक पीएम चाहेगा। और अगर पूरी मंत्री परिषद की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए? पूरी मंत्री परिषद की बात आ जाए, तो इनका कार्यकाल किसके प्रसाद पर्यंत होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। आपने देखा होगा पूरी जो मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती? इसी प्रकार ये जो मंत्री है, ये व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? पीएम के प्रति उत्तरदायी होता है। ध्यान रखना, किसके? पीएम के प्रति उत्तरदायी होता है। सॉरी, हाँ, ये जो व्यक्तिगत रूप से होते हैं राष्ट्रपति, ये भी राष्ट्रपति, लेकिन इनको हटाने की सिफारिश करता कौन है? पीएम ही करता है। एक नोट और डाल लो, मंत्रियों को भी राष्ट्रपति हटाता है। मंत्रियों को भी कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। लिख लिया? ओके विद्यार्थियों, इस क्लास को यहीं विराम देते हैं।